नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ये पहली बार हो रहा है, बिल्कुल शुरुआती मामला है, जब देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी भाषा और भाव भंगिमा दोनों बदल रही है। जिस तरह से हिंदू संस्थाओं को, जिस तरह से हिंदुओं के मुद्दों पर कोर्ट का रवैया रहता था, उसमें एक बदलाव आ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन शुरुआत है, उस परिवर्तन की शुरुआत है, ये कहा जा सकता है। दो मामले आए हैं पिछले दिनों, दो अलग अलग राज्यों में, दो अलग अलग अदालतों से। दोनों मामलों पर बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, हिंसा हुई। वहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि हिंसा को बढ़ावा दिया सुनियोजित ढंग से राज्य सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने। ममता बनर्जी ने जब ये कहा कि मुसलमान रमज़ान के दौरान कोई गलत काम नहीं करता, तो दरअसल वो मुसलमानों को क्लीन चिट दे रही थी। यानी उनके कहने का मतलब क्या? उनके कहने का अर्थ तो यही निकलता है, ये बात सुनने के बाद, कि हिंदुओं की जो रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस पर हिंदुओं ने ही पथराव किया, उन्होंने ही हिंसा की। क्यों करेंगे वो? इतना ही नहीं, ज़्यादातर जगहों पर या तो पुलिस थी नहीं या पुलिस बल बहुत कम था। जहाँ पुलिस बल था, वहाँ जैसे ही पथराव शुरू हुआ, पुलिस वाले गायब हो गए। तो जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उसमें भी जो पीड़ित हैं हिंदू पक्ष, उनकी गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, और जो पीड़ित हैं उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। डर के मारे कोई एफआईआर कराने नहीं आ रहा है। लगातार जिस तरह से पुलिस का रवैया है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में गई। पुलिस वालों ने बात तक नहीं की फाइंडिंग कमेटी से, इसके बावजूद कि उसकी अध्यक्षता एक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, और उनको हिंसा से प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया गया। आखिर में उन लोगों ने एक संदेश जो है जारी किया कि जो पीड़ित हैं, जो आ सकते हों, जो जिनका डर थोड़ा कम हो, अगर आ सकते हों तो आकर उनको बताएं। उन लोगों ने आकर अपना हाल सुनाया। जो शुरुआती रिपोर्ट आई है इस कमेटी की, उसके मुताबिक ये हिंसा पूर्व नियोजित थी और जानबूझकर कराई गई। और इसका मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया था। उसका कारण एक ही है, सागर दीघी का उपचुनाव। सागर दीघी के उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हार गई। सिटिंग एमएलए था उनका, उसकी मौत के कारण सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी वो सीट जीत गई। दुख ममता बनर्जी को इस बात का है, झटका इस बात से लगा, उस सीट पर लगभग 65%, 65% मुस्लिम मतदाता है। इसके बावजूद टीएमसी हार गई। यानी मुसलमानों का मोहभंग हो रहा है टीएमसी से। उसको फिर से स्थापित करने के लिए मुसलमानों का समर्थन, मुसलमानों का विश्वास फिर से जीतने का एक ही इस देश में तरीका है, हिंदुओं पर अत्याचार करो, हिंदुओं को दोषी ठहराओ, पीड़ित हो तब भी दोषी ठहराओ, ना हो तब भी दोषी ठहराओ। तो हिंदुओं को दोषी ठहराना इस देश की सेकुलर राजनीति का 75 साल से चलन है। जिसको भी सेकुलरिज्म की राजनीति करनी होती है, वो सबसे पहले हिंदुओं को गाली देता है, हिंदू विरोध में बोलता है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, हिंदू त्योहारों के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं को हमेशा जो है दोषी बताने की कोशिश करता है, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है, उनको मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। ये सब पिछले 75 साल से निर्बाध गति से चल रहा है। 2014 के बाद, 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्मनिरपेक्षता की इस राजनीति को उन्होंने इर्रेलेवेंट कर दिया है, निरर्थक कर दिया है। अब इस नाम पर वोट नहीं मिलते। राज्यों में जहां बीजेपी का संगठन कमज़ोर है, सिर्फ वहीं पर जो है उनकी ये नीति चलती है। राष्ट्रीय स्तर पर ये नीति चलना बंद हो गई है। इसकी खीज है, इसकी खिसियाहट है, इसका गुस्सा है, जो अलग अलग तरह से निकलता है। जो उसके प्रकटीकरण का एक बड़ा तरीका है मोदी के प्रति नफरत। मोदी को डिक्टेटर बताओ, मोदी को तानाशाह बताओ, जनतंत्र विरोधी बताओ, मोदी को जो है मुस्लिम विरोधी बताओ। इस तरह से अपनी बात को कहने की कोशिश होती है। 75 साल में इस देश की अदालतें हिंदू नाम तो नहीं लेती थीं, क्योंकि हिंदू नाम लेने पर समस्या होती, कानून आड़े आता है। इसलिए सब के सब
जिसको भी हिंदुओं को गाली देनी हो वो आरएसएस का नाम लेता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हर बात के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराओ, उनको कटघरे में खड़ा करो, उनको फांसीवादी बताओ, उनको बताओ कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, उनको बताओ कि ये दंगाई हैं। ये एक धारणा आरएसएस के खिलाफ बना दी गई। पहली बार ऐसा हुआ, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी है और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच थी, उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह की टिप्पणी आज तक अदालत से आपने कभी सुनी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो दंगा हुआ, ये जो हिंसा हुई, वो पूर्व नियोजित थी और उन्होंने पुलिस के इस तर्क को भी खारिज कर दिया, इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि लोगों ने गुस्से में जो है हिंसा शुरू हुई, उसके बाद गुस्से में पथराव किया। उन्होंने कहा 10 से 15 मिनट के बीच में छत पर पत्थर नहीं लाए जा सकते हैं। इसका मतलब छतों पर पत्थर पहले से रखे गए थे, पहले से जुलूस पर हमला करने की तैयारी थी, पहले से पुलिस को पता था कि जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, पहले से पुलिस को पता था कि जो शोभा यात्रा में शामिल हैं रामनवमी की, उनको प्रोटेक्शन नहीं देना है, उनको बचाना नहीं है। जब उन पर हमला हो तो उन पर बचाना नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह भी कहा कि ये समझ में नहीं आता कि इंटरनेट सर्विस क्यों बंद कर दी गई। इंटरनेट सर्विस आमतौर पर बंद की जाती है जब ये अंदेशा हो कि बाहर से लोग आ सकते हैं या बाहर से इस हिंसा को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है या इसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ था नहीं, जो कुछ हुआ स्थानीय स्तर पर हुआ। इसके बावजूद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कमेटी को उन इलाकों में भी नहीं जाने दिया गया जहां धारा 144 लागू नहीं है। पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा, पुलिस कमिश्नर ने कोई समय देने से मना कर दिया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कमेटी की जो फाइंडिंग है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सरकार और पुलिस जो है तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है, सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये हिंसा पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। तो हाई कोर्ट की टिप्पणी, फैक्ट फाइंडिंग टीम की टिप्पणी और उनकी रिपोर्ट शुरुआती, उसके अलावा जो पीड़ित हैं उनके बयान, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं कि हिंसा जानबूझकर कराई गई राजनीतिक फ़ायदे के लिए। टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ मुसलमान फिर खड़े हों इसके लिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री प्रदेश की, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मुख्यमंत्री को जब मुसलमानों से ये अपील करती हैं कि दंगाइयों को सबक सिखाओ, कानून अपने हाथ में ले लो। आपने सुना है किसी मंत्री, मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात अपने राज्य में कही हो? लेकिन ममता बनर्जी ने ये किया। अगर कांग्रेस का समय होता तो अब तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। इसी का फ़ायदा, इसी सदाशयता का फ़ायदा ममता बनर्जी उठा रही हैं। उनकी सरकार अगर बची हुई है तो इसीलिए अभी तक बची हुई है। अब दूसरी खबर की बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में पिछले कई महीने से ये मामला चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना पथ संचलन का कार्यक्रम चलाना चाहता है, यानी पूरे प्रदेश में गली नुक्कड़ हर जगह पर संघ के लोगों का, संघ के स्वयंसेवकों का पथ संचलन होगा। तमिलनाडु सरकार ने इस पर रोक लगा दी और मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया। मद्रास हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि अभी पीएफआई पर बैन लगा है कुछ समय पहले, और पीएफआई और संघ के लोगों का संघर्ष होता रहता था। ऐसे में अगर संघ को इसकी इजाज़त दी गई पथ संचलन के कार्यक्रम की, तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है, शांति भंग हो सकती है। इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। कुछ इलाकों में दे दी जाएगी, बाकी जगह वो बंद कमरे में या जो है किसी बंद हॉल में अपना पथ संचलन का कार्यक्रम करें। संघ ने इसका विरोध किया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई आधार नहीं है इस कार्यक्रम को रोकने का, और उन्होंने कहा कुछ शर्तों के साथ पथ संचलन के कार्यक्रम को मंजूरी दे राज्य सरकार। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने एक चार्ट बना कर दिया है कि कब कब पीएफआई और संघ के लोगों में झड़प हुई, कब स्थिति जो है वो हिंसा की तरफ बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जो चार्ट दिया है
हम उसके डिटेल्स नहीं रख रहे हैं, संवेदनशीलता को देखते हुए उसकी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका चार्ट ही कहता है कि आरएसएस विक्टिम है। इस बात पर ध्यान दीजिए, किसी अदालत ने आज तक ये बात नहीं कही है कि आरएसएस विक्टिम है। ये कहने का, ये सच कहने का साहस पहली बार दिखाया गया है। तो उनका जो विक्टिम है, आप उसी पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? संघ ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होना उनका मौलिक अधिकार है, इस अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि कोई महत्वपूर्ण कारण, कोई बड़ा कारण ना हो, और अभी ऐसा कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको रोकने का, उसको बदलने का कोई कारण नहीं है। सरकार सुनिश्चित करे कि संघ का ये पथ संचलन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक हो, इस पर कोई रोक न लगाई जाए। वो अपने कार्यक्रम की नई तारीखें घोषित करें और उसके अनुसार वो कार्यक्रम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत छोटी सी बात लगती है, लगता है एक छोटा सा कार्यक्रम था, उसके लिए परमिशन मिल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात है सोच में बदलाव की। बात है कि देश की शीर्ष अदालत में ये बात कहा जाना कि आरएसएस विक्टिम है। इससे पहले इस तरह की भाषा भारत की अदालतों में सुनने को नहीं मिलती थी। तो दोनों मामले में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी हाई कोर्ट गए थे, वहाँ हाई कोर्ट की टिप्पणी, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। दोनों इस बात का संकेत देते हैं कि परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत छोटे कदम हैं, लेकिन ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन अब महसूस होने लगा है। उम्मीद करना चाहिए कि परिवर्तन की ये गति आने वाले समय में तेज़ होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।